अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स मतलब सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। आज जो मैंने चूज़ करा है वो आपको पढ़ाने के लिए बायोलॉजी चूज़ करा है और मैं आप लोगों को इस तरीके से स्टडी करवाऊँगी कि मैं सिस्टम्स पढ़ाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि सिस्टम में क्या होता है ना कि हम कंप्लीट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम जो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद ये है कि हमने पढ़ा है कि हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। हमें पता है हमारे ऑर्गेनिज्म किस तरीके से होते हैं। कुछ होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो एक सेल से बने हुए होते हैं। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं अमेबा। आप इससे एग्जाम्पल ले सकते हैं अमेबा। अमेबा किस तरह होता है? एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है। अगर इसको कोई फॉर एग्जांपल अगर ये ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीजन आ गई इसकी बॉडी में, ये पूरी जगह डिफ्यूजन के ज़रिए यहाँ से वहाँ फैलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चली जाएगी। या फिर इसने कुछ भी खाया, न्यूट्रिएंट्स खाए, कोई भी फूड खाया, वो यहाँ से वहाँ डिफ्यूज़ होगा और फिर वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है? डिफ्यूजन इज़ नॉट इनफ। Diffusion is not enough for transportation. समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि अब हम जो हैं वो बहुत सारे सेल से बने हुए, यानी कि हमारी बॉडी में अगर एक चीज़ को दूसरी जगह पे पहुंचाना है, जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने ले ली, लंग्स में चली गई, अब लंग्स से बाकी ऑर्गन्स में भी तो पहुंचानी है ना। जैसे हमने फूड लिया, सही है, स्टमक में आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, अब उसको हर जगह पहुंचाना है ना। तो हर जगह पहुंचाने का मकसद है चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना। क्या कहते हैं इसे? हम ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कौन सा सिस्टम है बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करता है? वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है बॉडी में। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने के लिए भी आप इसकी एग्जाम्पल समझे हम अगर हमें ख़त एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता है तो हम वो पोस्टमैन को देते हैं। पोस्टमैन क्या करता है? उस ख़त को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है। अब हमारी बॉडी में वो कौन है जो पोस्टमैन का काम कर रहा है? यानी कि हमसे लेके और फिर बाकी चीज़ों को पहुंचा दे। जैसे ख़त लिया और फिर यहाँ से वहाँ पहुंचा दिया। तो हमारी बॉडी में वो कौन है? वो है ब्लड। तो ब्लड को आप एज अ पोस्टमैन समझ सकते हो, जो क्या करता है? चीज़ों को सबसे लेता है। हाँ भाई, आप मुझे ऑक्सीजन दे दो, आप मुझे फूड दे दो, आप मुझे ये दे दो, मैं इसको पूरी बॉडी में पहुंचा के आ जाऊँगा। तो ब्लड हमारा पोस्टमैन है या ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल है। क्या है? ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में मदद करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ट्रांसपोर्टेशन होती है और इस ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल चाहिए होता है। और वो ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल कौन है हमारे पास? ब्लड। समझ में आई यहाँ तक बात? ओके। इस पर आप लोग कोई सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। सही, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, यानी कि तमाम ऑर्गेनिज्म अलग अलग है ना। यानी कि जो मल्टी सेलुलर हैं उनमें सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन ये दो तरीके से होता है। एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सही। ओपन टाइप का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ मौजूद हैं, टिश्यूज़ और ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे। टिश्यूज़ एंड ब्लड आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इस टाइप के सिस्टम को कहते हैं हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ रहा है? जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टिश्यू और ब्लड बोथ आर डिफरेंशिएटेड। टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हो आप इसे। यानी कि ब्लड जो है वो नालियों के अंदर मूव कर रहा होगा ब्लड, जबकि इसके अंदर क्या है? ब्लड ऐसे ही मूव कर रहा है। ये टिश्यू है और ब्लड यहाँ वहाँ मूव करता जा रहा है। जबकि इनमें क्या है? ये टिश्यू है ना, टिश्यू से कांटेक्ट में नहीं होगा क्योंकि ब्लड वेजल्स यहाँ मौजूद हैं। ब्लड जो है वो वेजल्स के अंदर होगा। वो कौन सा सिस्टम होगा? वो होगा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा टिश्यू फ्लूइड के। इसे हम कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया तक बात? अब जो हमारे पास जो सिस्टम है वो है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी। इसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ये छोटे अर्थ्रोपोड्स वगैरह में ये मौजूद होता है।
क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में मौजूद होता है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा। अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इसमें 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। पहला है ब्लड, जाहिर सी बात है। दूसरा है ब्लड वेजल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है ये ऐसा क्लोज है, यानी कि क्लोज है यानी कि ब्लड नालियों के अंदर मूव करता है। वेजल्स मतलब पाइप बोल सकते हो आप लोग। और है हार्ट। तो ब्लड वेजल, ब्लड क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, पोस्टमैन कह सकते हो आप इसे, जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। ब्लड वेजल्स क्या है, ब्लड वेजल्स वो रास्ता है, ब्लड वेजल्स वो रास्ता है जिसके अंदर ये ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, ये ब्लड मूव कर रहा होता है। क्लियर। हार्ट क्या है, जैसे आप लोगों को पता है गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है तभी वो चलेगी, इसी तरीके से ब्लड को भी ब्लड वेजल्स में चलने के लिए हार्ट की ज़रूरत होगी। मतलब कैसे भाई, हार्ट को आप पेट्रोल बना रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा। समझ में कहना ये चाह रही हूँ कि हार्ट जो है वो पंप करता है, हमें पता है ना, हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग का मतलब होता है हार्ट का धड़कना। इसके धड़कने की वजह से ही ब्लड जो है वो नालियों में मूव करता है। समझ रहे हैं आप लोग, वरना यानी कि ब्लड को नालियों में मूव कौन कराता है, हार्ट। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ यही है, अगर एक तरह से देखा जाए तो, कि क्या करना है इसका, सिर्फ पंप करना और ब्लड को नालियों में मूव करवाना। समझ में आई यहाँ तक बात। अब आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगी ना, मतलब आगे इससे बढ़ाऊंगी, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ब्लड पढ़ाऊंगी। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको ब्लड वेजल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। उसके बाद हम हार्ट पे आएंगे, कंप्लीट जो मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आज पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड है क्या, मतलब क्या है ये, इसको क्यों, यही ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल है, ये सब बातें करते हैं। सबसे पहले तो ब्लड जो है वो एक टिशू है। अब हम जो बचपन से टिशू पढ़ते आ रहे हैं, हम कहते हैं भाई ये टिशू हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिशू बनाते हैं, ये टिशू हैं। लेकिन ब्लड एक ऐसा टिशू है जो फ्लूइड फॉर्म में मौजूद होता है, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होता है। ब्लड जो है एक टिशू है जो फ्लूइड फॉर्म में मौजूद होता है, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होता है। ब्लड के अंदर जो है वो 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है कार्पस्कल्स। अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएं तो सॉरी, मैं इतना स्पेलिंग्स आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। कार्पस्कल्स और प्लेटलेट्स, सही। ब्लड के अंदर 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, प्लाज्मा, कार्पस्कल और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है, ब्लड के अंदर मेनली 55% प्लाज्मा मौजूद होता है, 45% कार्पस्कल्स मौजूद होते हैं और 0.% ना प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है। अब प्लाज्मा के अंदर भी 90% जो है होता है वो वाटर मौजूद होता है। बाकी 10% इसमें ना हार्मोन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, मतलब ये सब चीज़ें इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर आ जाती हैं। प्लाज्मा हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा होता है। इसके बाद आता है कार्पस्कल्स। कार्पस्कल्स का मतलब होता है ब्लड के सेल्स। क्या मतलब होता है कार्पस्कल्स का, ब्लड के सेल्स। मैंने आपको बताया था ना कि बायोलॉजी में हर वर्ड की मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट निकलती है। हालांकि ये भी इंग्लिश का वर्ड है, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन बायोलॉजी में हर वर्ड की मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे कार्पस्कल लिखा हुआ है, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, ब्लड के सेल्स। हमारे ब्लड में 2 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है, इनको वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अब कॉमनली तो हम इन्हें रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी में इनका एक और डिफरेंट नाम है, एरेथ्रोसाइट्स। और वाइट ब्लड सेल्स को भी हम नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स कह रहे हैं, लेकिन इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। समझ में आ रहा है। इरेथ्रोसाइट्स के क्या एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोग बताती हूँ। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बाय कॉन्केव होते हैं, यानी कि कॉन्केव शेप के होते हैं। और कॉन्केव शेप कैसी होती है, आप इसको ऐसा बना सकते हैं, ये होती है बाय कॉन्केव शेप। इस शेप के होते हैं रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, ये बोन मैरो में बनते हैं।
हमारी हमारी बोन के अंदर एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मैरो, यानी कि बोन का मैरो। बोन मैरो के अंदर ये इरेथ्रोसाइट्स बनते हैं। ये जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में किसकी मदद करते हैं? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मेनली प्लाज्मा मदद कर रहा होता है हमारा। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होते हैं आग्रैन्युलोसाइट्स। यानी कि ऐसे सेल्स होंगे जिनमें ग्रैन्यूल्स मतलब होता है दानेदार स्ट्रक्चर्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है? दानेदार स्ट्रक्चर। तो वाइट ब्लड सेल्स के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते, यानी कि आग्रैन्युलोसाइट्स। और एक है ग्रैन्युलोसाइट्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, रेड ब्लड सेल्स की एक बात मैं आपको बताना भूल गई। रेड ब्लड सेल्स की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनके कॉम्पोजिशन में एक मेन चीज़ मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कौन है? हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल में अगर कोई पूछेगा ना भाई मेनली क्या चीज़ होती है, जैसे नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और गोल्जी बॉडी होता है, ईआर होता है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन रेड ब्लड सेल्स में जो आप मेन चीज़ पूछी जाती है, देखिए इसके पास तो न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो रेड ब्लड सेल्स की जो मेन चीज़ है ना वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, यानी कि एक ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर आयरन मौजूद है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो तकरीबन 95 या बोलें 70% जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन इरेथ्रोसाइट्स कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहा जाता है? पिगमेंट तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी की वजह से रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर होता है, इसलिए इसे पिगमेंट कहा जाता है। दूसरी बात, इसे रेस्पिरेटरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेस्पायरेशन में मदद कर रहा होता है। रेस्पायरेशन में मदद कर रहा होता है मतलब क्या होता है? रेस्पायरेशन में मदद करने का मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। समझ में आया तक? अब वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ओके, इसमें ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं और आग्रेनुलोसाइट्स आते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 सेल्स आ जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ये होते हैं आग्रेनुलोसाइट्स के सेल्स। ग्रेनुलोसाइट्स के सेल्स होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब रेड ब्लड सेल्स के पास जो ज़्यादातर काम करता है रेड ब्लड सेल्स, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करता है, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, न्यूट्रिएंट्स की भी आप कह सकते हो। लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना वो मेनली हमारे किसी और सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। इसमें भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं लेकिन मेनली इनका जो काम होता है, इनके सेल्स का जो काम होता है वो इम्यून सिस्टम में होता है। बाकी जो सब है वो हम सब इसी में पढ़ेंगे। प्लाज्मा के बारे में आपको समझ में आया, ब्लड के अंदर कार्पस्कल्स के बारे में आपको समझ में आया। प्लेटिलेट्स हम कहते हैं सेल्स के टुकड़ों को, ब्लड के सेल्स के जो टुकड़े होते हैं ना उनको कहते हैं प्लेटिलेट्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये क्लॉटिंग करते हैं। क्लॉटिंग यानी कि जब भी कोई इंजरी वगैरह हो जाए, कोई वहाँ से ब्लड निकल रहा हो तो वहाँ पे आके ये प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं ताकि ब्लड को वहाँ पे जमा दें और ब्लड के फ्लो को रोक दें। तो मेनली इनका काम क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आप इन्हें कह सकते हो। यानी कि सीरियस इंजरी जब हो जाती है या कोई भी कट वगैरह लग जाता है तो वहाँ पे ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए इनका काम आता है। समझ में आया तक बात? आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ तक ही बताऊंगी। उसके बाद आप लोगों को इसमें कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। और ब्लड वेजल्स के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। ब्लड वेजल्स हमारे पास आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसमें बहुत सारा काम है, ये मैं आप लोगों को कल डिटेल में समझाऊंगी। ब्लड के बारे में इतना है आपके लेवल तक जब आप लोग ये पढ़ें। उसके बाद हार्ट के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को आगे लेक्चर में पढ़ाऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।